एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज FST 10 जो कि होने वाला है आपका नीट 2026 के लिए आखिरी पेपर। उम्मीद करता हूं ये पेपर बढ़िया गया होगा और जो भी सवाल आपके डाउट है एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो पहला सवाल आप सबके सामने, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो QP है वो डेल्टा H है और जो QV है वो डेल्टा U है। सरल भाषा में भाई लोगों ने हमसे डेल्टा H माइनस डेल्टा U पूछा है और आप सबको फॉर्मूला याद है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, यानी ये हो जाएगा डेल्टा NGRT के बराबर। बच्चों, क्या इस सवाल में आप डेल्टा NG निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, ये है 12, ये है 15, लिक्विड को काउंट नहीं करना है। तो 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -3। तो डेल्टा NG की वैल्यू माइनस आ गई। यानी एक बात तो पक्की है कि आंसर कभी प्लस नहीं होगा, आंसर तो माइनस होगा। अब माइनस NGRT, आर की वैल्यू कितना रखूंगा? 8.314। सर क्यों? क्योंकि उसने हमें किलो जूल बोला है, तो आर की वैल्यू जूल में रखा और टेम्परेचर उन लोगों ने दे रखा है सवाल में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि लगभग है 298 यानी 300, और इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूंगा 1000 से। आप सब जानते हैं कि 300 इंटू 8.314 लगभग 2500, तो 2503 यानी 75, 100 बाई 1000 यानी 7.5 के आसपास। सो द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दैट इज -7.43 किलो जूल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, For a zero order reaction, the initial amount of reactant is 20 ग्राम, इनिशियल अमाउंट 20 ग्राम दे रखा है एंड हाफ लाइफ इज 30 मिनट, टी हाफ आपको 30 मिनट दे रखा है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट वुड बी, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। आप सबको ये जीरो ऑर्डर की खूबी याद होती है कि जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है उसके दुगने समय में कंप्लीट हो जाती है। तो सवाल पूछ रहा है 60 मिनट के बाद, 60 मिनट यानी टी हाफ का 2 गुना, यानी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। तो प्रश्न पूछता है कितना रिएक्टेंट बचेगा? आंसर होगा 0, वो बचने वाला नहीं है। अगला सवाल, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ CS3CO CS3 एंड 40 ml ऑफ CSCl3 द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। प्यारे बच्चों, जब आपको सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें PD और ND के बारे में बताते हैं, तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी हम जितना वॉल्यूम सोच रहे हैं उससे कम आएगा। हम सोच रहे हैं 40 + 10 50 होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम 50 से कम आएगा क्योंकि यह सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन है। अगला सवाल, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन विच इज रिलीज्ड एट एनोड, बताइए एनोड पे कौन रिलीज होगा? तो आप सबको जब H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया जाता है, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया जाता है, तो कैथोड पे एक तरफ H+ आयन है, एनोड पे सल्फेट आयन है और साथ में है पानी। तो सवाल हमसे बात कर रहा है एनोड पे, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्यारे बच्चों यहां ऑक्सीडेशन सल्फेट आयन का होता है और सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होकर बनाता है H2OH 2-। तो प्रश्न पूछा था कि एनोड पे हमें क्या मिलेगा? आंसर हो जाएगा H2OH 2-। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स A एंड B आर 180 टॉर। हाँ, बच्चों को यहां पे डाउट हो सकता है कि सर ये प्योर है कि नहीं, तो मेरे भाई लिक्विड A एंड B बोला है तो ऑफ कोर्स प्योर ही है, यानी PA0 दे रखा है और PB0 भी दे रखा है। प्रश्न में आपको PA0 की वैल्यू 100 दे रखी है, प्रश्न में आपको PB0 की वैल्यू 80 दे रखी है और आपसे सवाल PS पूछा है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको PS का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और PS का फॉर्मूला है PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। PA0 की वैल्यू 100 है, XA XB निकालना पड़ेगा। तो XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो A का मोल बटे टोटल मोल यानी 2/5, XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा? 3/5। तो 100 इंटू 2/5 प्लस ये हो जाएगा 80 इंटू 3/5। ये आप सबके सामने सॉल्व हो के आंसर आ चुका है 40 + 48 लगभग आ जाएगा 88 टॉर के आसपास। ठीक है बच्चों, अगला सवाल आप सबके सामने है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विच ऑफ द हाफ रिएक्शन विल अकर एट एनोड। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे Cl- भी और वाटर भी है, और आपको ये पढ़ाया जाता है कि वाटर का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाटर का हम अगर देखें तो पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
अच्छा, यहां -2 है, यहां 0 है। पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 है और Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.36 है। तो देखा जाए तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन एनोड पे होगी, तो आप सबको याद होना चाहिए कि NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे O2 नहीं प्राप्त होता, एनोड पे Cl2 प्राप्त होता है। तो आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, जो द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, NL-M का कॉम्बिनेशन देखना है। M की वैल्यू कभी भी मुझे लगता है M की वैल्यू +2 -2 हो सकती है, उसके लिए N डिसाइड करना होगा। N1 है तो L1 है, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि L की वैल्यू हमेशा N से कम होती है। N2 है तो L1 चलेगा, N3 है तो L4, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब अगर देखें ध्यान से, N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू +1 पॉसिबल है। N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 पॉसिबल है। और जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 से +2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो पॉसिबल है। आंसर विल बी B एंड C। आइए देखते हैं अगला सवाल। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, सब्लिमेशन की बात कर रहा, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ए सॉलिड से ए गैस बनना, राइट। अब जो सब्लिमेशन है वो कहता है कि इनमें से किसके इक्वल होगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अलग चीज है, सब्लिमेशन अलग चीज है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग चीज है, ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बिल्कुल अलग बात है। लेकिन हां, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड बना देता हूं और फिर लिक्विड से गैस बना देता हूं, तो देखा जाए तो अगर अपन हेस लॉ लगाएं तो जो यहां का डेल्टा H1 है, यहां का डेल्टा H3 है, यहां के डेल्टा H के बराबर होगा। यानी फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर होगी। अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2, N2 + 3H2 से बना 2NH3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। कुल मिला के इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया है और इन बाकी सभी रिएक्शन का K पूछा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ाया जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे और टेम्परेचर पे। तो जैसा जैसा रिएक्शन के साथ करते हैं वैसा देखते हैं। रिएक्शन में नाइट्रोजन यहां 2 है, मतलब इस रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। रिएक्शन करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो वो K का पावर बनेगा, यानी ये हो जाएगा K², यानी पहला वाला D होना चाहिए, पहला वाला D होना चाहिए। अरे मेहनत ही नहीं करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर या तो 2 या तो 4 होगा। सेकंड देखते हैं, यहां लिखा 2NH3, NH3 यहां राइट हैंड साइड है, यहां लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्शन को एज इट इज रिवर्स किया और रिएक्शन करोगे उल्टा तो K हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1/Kc, राइट। तो सेकंड का C होना चाहिए, फर्स्ट का D होना चाहिए। थर्ड चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप चेक कर ले। नाइट्रोजन को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो K का पावर हाफ हो जाएगा। आंसर विल बी B हो जाएगा। चलेगा बच्चों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी का सवाल है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, एक आयन Ag कॉमन है, एक आयन Cl कॉमन है। तो जहां Ag होगा कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, Cl- कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। पानी में सॉल्युबिलिटी हां ना बढ़ेगी ना घटेगी, मगर यहां लिखा है एक्वस अमोनिया, और जैसे ही अमोनिया मिलेगा वहां एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से सॉल्युबिलिटी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो सवाल पूछा था कहां सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। अगर फोर्थ ना होता तो आंसर थर्ड होता, लेकिन अभी फोर्थ ऑप्शन है, सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी नथिंग बट 4। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। वो कहता है ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, मान लेते हैं, ठीक है साहब जीरो ऑर्डर है। जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। हां, अगर जीरो ऑर्डर है तो आप सब जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए R = K × A⁻0, मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। हां, ये सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। यार साफ साफ दिख रहा है कि जब जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सेकंड तो गलत है। फिर भी जब भी थ्योरी का सवाल मिले आपको हमेशा सिखाया गया कि चारों ऑप्शन पढ़ने आने चाहिए, चारों ऑप्शन पढ़ना है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल अमोनिया डिसअपियर्स कंप्लीटली। वो कहता है कि जब तक अमोनिया का पूरा डिसअपियरेंस नहीं होता तब तक रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। सही बात है। जैसे अमोनिया खत्म होगा, जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी, ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 0। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर मे और मे नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पढ़ाया जाता है कि जो ऑर्डर है वो कंडीशंस के बदलने से बदल जाता है। जब हम कंसंट्रेशन बदलते हैं तो कई बार
कई बार जीरो से फर्स्ट से जीरो हो जाता है। तो सवाल कहता है कि जब आप प्रेशर बदलोगे, जब आप कंसंट्रेशन बदलोगे तो ऑर्डर बदल भी सकता, नहीं भी बदल सकता। बिल्कुल सही बात। सो सबसे ज्यादा गलत कौन है? सेकंड। तो मेरा आंसर होगा सेकंड। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलारिटी? कंसंट्रेशन दिया है, मतलब सरल भाषा में डेंसिटी दिया है, और आपसे मोलारिटी पूछा है, राइट? तो प्यारे बच्चों, आप सब देख सकते हैं ये ग्राम पर लीटर है, यानी यही कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। और आप सबको पता है स्ट्रेंथ बराबर एमएमबी, एस बराबर एमएमबी, तो मोलारिटी आ जाएगा एस अपॉन एमबी। एस की वैल्यू दे रखी है 0.9, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180, आंसर आ जाएगा 0.005। हाँ, इस सवाल को कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, सर हमें मोलारिटी का फॉर्मूला याद है D/m, वो भी चलेगा, मगर याद रखना वो फॉर्मूला प्योर सॉल्वेंट के लिए चलता है, सॉल्यूशन के लिए नहीं चलता। ये डेंसिटी नहीं, ये स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ एस बराबर एमएमबी से ही आंसर आएगा। अगला सवाल आप सबके सामने है, मैच द कॉलम, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। कप्पा क्या होता है? तो आप सबको पता है जो कप्पा है वो 1/r इंटू L/A होता है। 1/r को मैं 1/r रहने दूं, L/A को मैं कह दूं G*, यानी G*/r, यानी कप्पा विल बी S। तो A का आंसर S होगा, A का आंसर S होगा, आंसर ये नहीं, आंसर ये नहीं, राइट? फिर बात करते हैं लैम्डा का। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, बिल्कुल सही बात। यानी मेरे ख्याल से सेकंड का आंसर हो जाना चाहिए R, तो सेकंड का आंसर हो गया R। आंसर विल बी नथिंग बट फर्स्ट ऑप्शन, राइट? इसी प्रकार से आप बाकी भी चेक करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, Q I इंटू T। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ब्रिडिक्स आर्क मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कोलाइडल सॉल्व। बच्चों, जब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं उन्हें बनाने के दो तरीके हैं, एक है डिस्पर्शन मेथड, एक है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन यानी डिस्पर्स करना, यानी तोड़ना, और तोड़ने के तीन तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रिकल, या तो मैकेनिकल, या तो केमिकल। जब बात आती है इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में जो मेथड पढ़ाते हैं उसका नाम है ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ब्रिडिक्स आर्क मेथड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी सॉफ्ट मेटल के सॉल्व को बनाते हैं। तो गोल्ड लिया जाता है, दो मेटल की रॉड ली जाती है, उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के माध्यम से स्पार्क से एवापोरेट करते हैं, चारों तरफ आइस बाथ और स्टेबलाइजर मिला के गोल्ड का सॉल्व बनाते हैं। तो जितने भी मेटल, सॉफ्ट मेटल के सॉल्व हैं वो ब्रिडिक्स आर्क मेथड से बनाए जाते हैं। तो कहता है कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कोलाइडल सॉल्व ऑफ, आंसर विल बी गोल्ड। अगला सवाल प्यारे बच्चों, इन द कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम। अगर Br2 से BrO3 माइनस बनता है तो बताइए ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज होगा? सो सिंपल सवाल। Br2 से BrO3 माइनस बन रहा है, तो Br2 से BrO3 माइनस बन रहा, यहां 0 है, यहां x - 6 बराबर -1, यानी कितना आ गया? +5। तो कहां से कहां चेंज होता है? 0 से +5। आंसर विल बी 0 से +5, यानी आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1। प्यारे बच्चों, यह था हमारा FST 10 का सॉल्यूशन डिस्कशन। जितने पेपर आपसे लिए गए वो सभी पेपर में सवालों का रिपीटिशन नहीं किया गया, उन सभी पेपर में ध्यान दिया गया कि हर लेवल, हर कंसेप्ट का रिवीजन हो। आसान, कठिन, मिक्स, मीडियम, हर तरह के सवाल अभी तक आपको इस अनअकैडमी टेस्ट सीरीज में मिले होंगे। प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। पूरी ताकत से पेपर देना, पूरे कॉन्फिडेंस से देना, और मुझे यकीन है बहुत अच्छा पेपर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।